आपका हमारे चैनल दी ऑडियो जर्नी पर स्वागत है। आज से हम एक बुक द 48 लॉज ऑफ पावर जो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई है उसकी ऑडियो बुक प्लेलिस्ट चालू करेंगे। तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लॉ। कानून एक, बॉस को कभी नीचा मत दिखाओ। समझ लो जो लोग आपसे ऊपर हैं उन्हें हमेशा अच्छा महसूस कराओ कि वो आपसे ज्यादा सक्षम हैं। उन्हें खुश करने और इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी योग्यता दिखाने में ज्यादा आगे ना बढ़े, वरना ये उल्टा हो सकता है। उन्हें डर और असुरक्षा लग सकती है। अपने बॉस को उनसे ज्यादा बुद्धिमान बनाकर दिखाओ और आप सफलता की ऊंचाइयों को छू लोगे। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राजा को नाराज करने की सजा। निकोलस फॉकवेट, जो लुइस 16 के राजा बनने के शुरुआती सालों में वित्त मंत्री थे, बहुत खर्चीले शौक रखते थे। उन्हें पार्टियां, सुंदर औरतें और कविताएं पसंद थीं। साथ ही उन्हें पैसा भी बहुत पसंद था। फॉकवेट बहुत चालाक थे और राजा के काम के लिए जरूरी थे। इसलिए जब 1661 में प्रधानमंत्री जूल्स मजारिन की मृत्यु हो गई तो फॉकवेट को लगा कि उन्हें नया प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन राजा ने वह पद ही खत्म कर दिया। इस घटना और कुछ और बातों से फॉकवेट को शक हुआ कि राजा उनसे खुश नहीं है। इसलिए उन्होंने राजा को खुश करने के लिए दुनिया की सबसे शानदार पार्टी रखने का फैसला किया। पार्टी दिखाने के लिए तो उनके महल वॉक्स लेविकॉन्ट के बनने के जश्न के लिए थी, लेकिन असली मकसद राजा को खुश करना था। यूरोप के सबसे अमीर और उस समय के कुछ महान लोग ला फोंटेन, ला रोशफॉकॉल्ट, मैडम दी सेविग्ने इस पार्टी में आए थे। मशहूर लेखक मोलियरे ने इस पार्टी के लिए खास नाटक लिखा था और उन्हें खुद भी रात के अंत में नाटक दिखाना था। पार्टी की शुरुआत 7 तरह के शानदार खाने से हुई, जिसमें विदेशी व्यंजन और खासतौर पर इस पार्टी के लिए बनाए गए नए व्यंजन भी थे। खाने के साथ राजा के सम्मान में संगीत भी बज रहा था। रात्रिभोज के बाद बगीचे में घूमने का कार्यक्रम था। वॉक्स लेविकॉन्ट के बगीचे और फव्वारे बाद में बनने वाले वर्साय पैलेस के लिए प्रेरणा बने। फॉकवेट खुद राजा को बगीचे में घुमाए जहां पेड़ों और फूलों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। बगीचे के तालाब पर पहुंचकर उन्होंने आतिशबाजी देखी और उसके बाद मोलियरे का नाटक देखा। पार्टी रात देर तक चली और सभी इस बात पर सहमत थे कि यह अब तक की सबसे शानदार पार्टी थी। अगले दिन राजा के खास सैनिक दार्तन्या ने फॉकवेट को गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने बाद उन पर सरकारी खजाने से चुराने का मुकदमा चला। हालांकि ज्यादातर चोरी उन्होंने असल में राजा के लिए ही की थीं, राजा की मंजूरी से। फॉकवेट को दोषी करार दिया गया और फ्रांस की सबसे सुनसान जेल में भेज दिया गया, जो ऊंचे पहाड़ों में थी। वहां उन्होंने अकेले बंद रहने की सजा में अपने जीवन के आखिरी 20 साल बिताए। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। लुइस 14, जिन्हें सूर्य राजा के नाम से जाना जाता था, बहुत अभिमानी और घमंडी इंसान थे। वह हमेशा सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे। उन्हें किसी के भी द्वारा दिखाई जाने वाली शानो शौकत बर्दाश्त नहीं थी, खासकर अपने वित्त मंत्री की तो बिल्कुल नहीं। फॉकवेट के बाद लुई ने जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट को चुना, जो अपनी कंजूसी और पेरिस में सबसे फीकी पार्टियां देने के लिए जाने जाते थे। कोलबर्ट ने सुनिश्चित किया कि राजकोष से निकलने वाला सारा पैसा सीधे लुई के पास जाए। इस पैसे से लुई ने फॉकवेट के महल से भी ज्यादा आलीशान महल बनवाया, शानदार वर्साय पैलेस। उन्होंने उन्हीं वास्तुकारों, सज्जाकारों और गार्डन डिजाइनरों का इस्तेमाल किया था और वर्साय में लुई ने फॉकवेट द्वारा दी गई पार्टी से भी ज्यादा शानदार पार्टियां आयोजित की, जिसने फॉकवेट की आजादी छीन ली थी। आइए स्थिति पर गौर करें। पार्टी की रात फॉकवेट ने लुई के सामने एक के बाद एक शानदार नज़ारे पेश किए, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा भव्य। उन्हें लगा कि ये सब देखकर राजा उन पर फिर से खुश हो जाएंगे
उन्होंने सोचा कि यह पार्टी न सिर्फ उन्हें राजा की नजरों में ऊपर उठाएगी बल्कि उनका अच्छा स्वाद, उनके रिश्ते और उनकी लोकप्रियता भी दिखाएगी। इससे वह राजा के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते और एक बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होते। लेकिन इसके उल्टा हर नया नजारा, मेहमानों द्वारा फॉकवेट की तारीफों की हर मुस्कान लुई को ये एहसास दिलाती रही कि उनके अपने दोस्त और प्रजा राजा से ज्यादा वित्त मंत्री से प्रभावित हैं। उन्हें लगा कि फॉकवेट वास्तव में अपनी दौलत और ताकत का दिखावा कर रहे हैं। लुई 14 की चापलूसी करने के बजाय फॉकवेट की भव्य पार्टी ने राजा के अहंकार को ठेस पहुंचा दी। बेशक लुई ने इस बात को किसी के सामने नहीं माना, बल्कि उन्होंने खुद को असुरक्षित महसूस कराने वाले शख्स से छुटकारा पाने के लिए एक सुविधाजनक बहाना ढूंढ लिया। कुछ न कुछ रूप में यही नियति उन सभी की होती है जो राजा के आत्मसम्मान को डगमगाते हैं, उनके घमंड में छेद करते हैं या उनकी सर्वोच्चता पर संदेह करते हैं। जब पार्टी शुरू हुई थी तब फॉकवेट दुनिया के शीर्ष पर थे। जब तक यह खत्म हुई वह सबसे नीचे थे। वोल्टेयर 1694 से 1778। कानून का पालन गैलीलियो और मेडिसी परिवार। 1600 की शुरुआत में इतालवी वैज्ञानिक गैलीलियो को अपने शोध के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वे बड़े राजाओं से मदद मांगते थे। राजाओं को खुश करने के लिए गैलीलियो उन्हें अपने आविष्कार उपहार में देते थे। उन्होंने एक बार राजा को कंपास दिया और मेडिसी परिवार को कंपास चलाने वाली किताब समर्पित की, लेकिन उन्हें हमेशा उपहार ही मिलते थे, पैसा नहीं। इससे परेशान होकर गैलीलियो ने नया तरीका सोचा। 1610 में गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा खोजे। इस बार उन्होंने खोज को बांटने के बजाय मेडिसी परिवार पर ध्यान दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिसी परिवार का चिन्ह बृहस्पति ग्रह था। गैलीलियो ने बताया कि चंद्रमाओं की खोज उसी समय हुई जब मेडिसी परिवार के राजा बने। चंद्रमाओं की संख्या भी मेडिसी के बेटों की संख्या जितनी ही थी, 4। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रमा बृहस्पति की परिक्रमा करते हैं जैसे मेडिसी के बेटे राजा की परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने एक तस्वीर भी बनवाई जिसमें बृहस्पति के चारों ओर चंद्रमा थे और यह तस्वीर राजा को उपहार में दी। इतना खुश होकर 1610 में राजा ने गैलीलियो को अपना सलाहकार बना दिया और उन्हें अच्छा वेतन भी दिया। अब गैलीलियो को किसी से मदद की जरूरत नहीं थी। गैलीलियो की चतुराई और राजाओं की ख्वाहिश। गैलीलियो ने अपनी नई रणनीति से कुछ ही समय में वह हासिल कर लिया जो उन्हें वर्षों से भीख मांगने पर नहीं मिला था। इसका कारण सीधा है, सभी राजा दूसरों से ज्यादा चमकदार दिखना चाहते हैं। उन्हें विज्ञान, सच्ची खोज या नए आविष्कारों की परवाह नहीं होती, उन्हें बस अपने नाम और शान की परवाह होती है। गैलीलियो ने मेडिसी परिवार को किसी नए वैज्ञानिक उपकरण या खोज का संरक्षक बनाकर जितना गौरव दिया, उससे कहीं ज्यादा गौरव उन्हें ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जोड़कर दिया। वैज्ञानिक भी दरबारी जीवन और संरक्षण के झमेले से नहीं बच पाते हैं। उन्हें भी उन शासकों की सेवा करनी पड़ती है जिनके हाथ में पैसा होता है। और वैज्ञानिकों की महान बौद्धिक शक्ति राजा को असुरक्षित महसूस करा सकती है, मानो वह केवल धन मुहैया कराने के लिए मौजूद हो, एक नीच और बेकार काम। किसी महान कृति के निर्माता को यह महसूस कराना चाहते हैं कि वह सिर्फ धन देने वाला नहीं है, वह रचनात्मक और शक्तिशाली दिखना चाहता है और अपने नाम पर बनी कृति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखना चाहता है। असुरक्षा के बदले उसे गौरव देना चाहिए। गैलीलियो ने अपनी खोज के साथ मेडिसी परिवार के बौद्धिक अधिकार को चुनौती नहीं दी और न ही उन्हें किसी भी तरह से हीन महसूस कराया, बल्कि उन्हें सचमुच सितारों के साथ जोड़कर उसने उन्हें इटली के दरबारों में सबसे ज्यादा चमका दिया। उन्होंने राजा को मात नहीं दी, बल्कि उन्होंने राजा को दूसरों से आगे निकाल दिया। कीज टू पावर। हर किसी में असुरक्षा होती है।
जब आप दुनिया को अपने हुनर दिखाते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग आपसे जलते हैं, आपकी प्रतिभा से डरते हैं या आपकी वजह से असुरक्षित महसूस करते हैं। ये उम्मीद की जाने वाली बातें हैं। आप दूसरों की छोटी छोटी भावनाओं के बारे में सोचने में अपना जीवन नहीं बिता सकते, लेकिन जो लोग आपसे ऊपर के पद पर हैं, उनके साथ आपको अलग रणनीति अपनानी होगी। सत्ता के मामले में अपने से ऊपर वाले को फीका दिखाना सबसे बड़ी गलती है। यह मत सोचिए कि लुइस 16 और मेडिसी परिवार के समय से अब चीजें बहुत बदल गई हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान, चालाक और आकर्षक दिखना चाहते हैं। ये एक आम गलतफहमी है कि अपने हुनर दिखाकर आप राजा का दिल जीत लेंगे। वे भले ही आपकी प्रतिभा की सराहना का दिखावा करें, लेकिन मौका मिलते ही वे आपको किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक व्यक्ति से बदल देंगे, ठीक वैसे ही जैसे लुइस 16 ने चमकदार फॉकवेट को नीरस कोलबर्ट से बदल दिया था। और लुई की तरह वे सच नहीं बोलेंगे, बल्कि आपको हटाने का कोई बहाना ढूंढ लेंगे। इस नियम में दो चीजें याद रखनी हैं। पहली बात, आप अनजाने में ही अपने स्वभाव के कारण अपने से ऊपर वाले को फीका दिखा सकते हैं। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा असुरक्षित होते हैं। हो सकता है आपका सहज आकर्षण और मासूमियत ही उन्हें फीका बना दे। अस्तोरे मनफ्रेदी, फेजा के राजकुमार, के पास दूसरों से कहीं ज्यादा प्राकृतिक प्रतिभा थी। वह इटली के सबसे सुंदर राजकुमारों में से एक था और अपनी उदारता और खुलेपन से लोगों का दिल जीत लेता था। साल 1500 में सीजर बोर्गिया ने फेजा को घेर लिया। जब शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया तो लोगों को क्रूर बोर्गिया से बुराई की आशंका थी, लेकिन उसने शहर को छोड़ दिया। उसने सिर्फ किले पर कब्जा किया, किसी नागरिक को नहीं मारा और 18 साल के राजकुमार मनफ्रेदी को पूरी आजादी के साथ अपने दरबार में रहने दिया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सैनिकों ने अस्तोरे मनफ्रेदी को खींचकर रोमन जेल में डाल दिया। 1 साल बाद उसका शव तिबर नदी से मिला, जिसके गले में पत्थर बंधा हुआ था। बोर्गिया ने किसी गद्दारी के झूठे आरोप के साथ इस खौफनाक हत्या को जायज ठहराया, लेकिन असली समस्या ये थी कि वह बेहद घमंडी और असुरक्षित था। युवा राजकुमार बिना किसी कोशिश के ही उसे फीका दिखा रहा था। मनफ्रेदी की प्राकृतिक प्रतिभा के कारण बोर्गिया कम आकर्षक और प्रभावशाली लग रहा था। सीखने वाली बात आसान है, अगर आप स्वाभाविक रूप से ही आकर्षक और दूसरों से बेहतर हैं, तो ऐसे घमंडी लोगों से दूर रहना सीखें। या फिर सीजर बोर्गिया जैसों के सामने अपने अच्छे गुणों को छिपाना सीखें। दूसरी बात, ये मत सोचिए कि राजा आपसे प्यार करता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कई चहेते राजाओं की कृपा खो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने पद को हल्के में लिया या राजा को फीका दिखाने की कोशिश की। 16वीं सदी के अंत में जापान में सम्राट हिदेयोशी का एक चहेता था, सेन नोरिक्यू। वह चाय समारोह का सबसे बड़ा कलाकार था, जो उस समय रईसों का जुनून बन चुका था। वह हिदेयोशी के जब आप किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि उन्हें कभी भी फीका या कम बुद्धिमान नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा करने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने से ऊपर वाले को खुश रख सकते हैं। अपने विचारों का श्रेय उन्हें दें। अगर आपके विचार आपके बॉस से ज्यादा क्रिएटिव हैं, तो उन विचारों का श्रेय उन्हें दें। ये सब सार्वजनिक रूप से करें ताकि सबको पता चले। ऐसा लगना चाहिए कि आप सिर्फ उनके ही विचारों को दोहरा रहे हैं। मनोरंजन करने में उनकी मदद करें। अगर आप उनसे ज्यादा मजाकिया हैं, तो आप उनका मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप उन्हें उदासीन या गुस्से वाला न बना दें।
जरूरत पड़े तो अपने मजाक को थोड़ा कम तीखा कर दें और उन्हें हंसाने का तरीका खोजें। अपनी चमक को कम रखें। अगर आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा मिलनसार और दानी हैं, तो ध्यान रखें कि आप अपने बॉस की चमक को न छिपा लें। उन्हें दूसरों के बीच सूर्य की तरह चमकना चाहिए, जिसके इर्द गिर्द सब घूमते हैं। अपनी प्रतिभा को छिपाएं। अगर कभी आपको उनका मनोरंजन करना पड़े, तो अपने साधारण साधनों को दिखाकर आप उनकी सहानुभूति जीत सकते हैं। उन पर अपनी दयालुता और शान दिखाने की कोशिश ना करें, नहीं तो फाउकवेट की तरह परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर, अगर ऐसा करने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है, तो अपनी प्रतिभा को छिपाना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरों को आपसे आगे निकलने देना उनकी असुरक्षा का शिकार होने से बेहतर है। यह सब उस दिन काम आएगा जब आप अपना पद ऊपर उठाना चाहेंगे। अगर आप गैलीलियो की तरह अपने बॉस को दूसरों की नजरों में और भी ज्यादा चमका सकते हैं, तो आप उनके लिए किसी ईश्वर से कम नहीं होंगे और आपको तुरंत तरक्की मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शर्म करो, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, कभी बना के देखो। चलो इसे रिवाइज कर लेते हैं। आगे निकलने की रणनीति। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना बेकार है, लेकिन आप चुन चुनकर सख्ती दिखा सकते हैं। अगर आपका बॉस कमजोर स्थिति में है, तो उसे आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। तकोम मामले में आप उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उसे ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं और जरूरी मौकों पर उससे ज्यादा चालाकी दिखा सकते हैं। अगर वो बहुत कमजोर है और गिरने ही वाला है, तो उसे कुदरती नियमों पर छोड़ दें। ऐसा करने से आप बेरहम नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपका बॉस मजबूत स्थिति में है और आप खुद को उससे ज्यादा काबिल समझते हैं, तो धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। दुनिया का नियम है कि ताकत एक ना एक दिन कमजोर पड़ जाती है। आपका बॉस भी एक दिन गिरेगा और अगर आपने सही रणनीति अपनाई, तो आप उससे ज्यादा समय तक टिकेंगे और एक दिन उसे पीछे छोड़ देंगे। अगर आपने अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। ये किताब 48 लॉस ऑफ पावर में कुल मिलकर 48 लॉस है। ये पहला लॉ था और बाकी के लॉस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।